मणिपुर में चल रही सिचुएशन पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपको ध्यान देना चाहिए। In Manipur. Now additional forces were rushed to Manipur. Scenes of destruction in India's northeastern Manipur state. क्योंकि मणिपुर में 50,000 से भी ज्यादा लोग अपने घरों से निकाले जा चुके हैं और अप्रोक्सीमेटली 150 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 2 IRS ऑफिसर्स भी शामिल थे जिन्हें उनके घर से बाहर निकाल कर मारा गया। मैरी कॉम हमारी चैंपियन बॉक्सर ने मोदी जी से मदद मांगी है और अब मणिपुर में आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है और आर्मी को एक्सट्रीम केसेस में शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं। भारत को ऐसा जलता देख हम सबको बुरा लगता है, लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये वायलेंस क्यों, रीजंस क्या क्या हैं और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं। हम ऐसे ही भारत के इंपॉर्टेंट मुद्दों पर आसान भाषा में वीडियोस बनाते हैं। आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ये आपके लिए तो काफी छोटी सी बात होगी पर इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो सबसे पहले समझते हैं मणिपुर में वायलेंस कैसे स्टार्ट हुई। तो ये है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में से एक राज्य जो अपने बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर काफी डाइवर्स है। देखिए मणिपुर की जियोग्राफी काफी इंटरेस्टिंग है। मणिपुर का पूरा स्टेट बेसिकली पहाड़ी है और उसके बीचों बीच एक वैली है। मणिपुर में मेटी ट्राइब के लोग रहते हैं जो मणिपुर की 53% पॉपुलेशन है और मोस्टली हिंदूज हैं। और ये 53% पॉपुलेशन जो मणिपुर की वैली है, जो कि मणिपुर का 10% का जो लैंड है उसमें रहते हैं और ये वैली मणिपुर का सबसे फर्टाइल एरिया भी है। मणिपुर के बाकी लोग नागा ट्राइब और कुकी ट्राइब जो अप्रोक्सीमेटली 45% पॉपुलेशन है, वो मणिपुर के पहाड़ी एरियाज में रहते हैं। मणिपुर में मेटी पंगल्स भी रहते हैं जो बेसिकली मुस्लिम्स हैं। हुआ ये कि मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि मेटी कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब में कंसीडर किया जाए। मेटी कम्युनिटी के लोगों का ये कहना है कि भारत में बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देशों से इलीगली इमिग्रेंट्स आते हैं। ये इलीगल इमिग्रेंट्स नॉर्थ ईस्ट में सेटल होते हैं और मेटी कम्युनिटी के लोगों का लैंड छीन लेते हैं और उनके जॉब्स ले जाते हैं। मेटी कम्युनिटी के लोगों का ये भी कहना है उन्हें शेड्यूल ट्राइब में इसलिए कंसीडर किया जाए ताकि वो भी हिली एरियाज में जगह खरीद सके। मणिपुर में ऐसा कानून है कि जो ट्राइबल लोग हैं वो मणिपुर की वैली में तो जगह खरीद सकते हैं, पर जो वैली के लोग हैं जो कि मेटी कम्युनिटी है वो हिली एरियाज में जगह नहीं खरीद सकती। फिर उसके बाद क्या हुआ, 28 अप्रैल को वहां के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में ओपन जिम को इनॉग्रेट करने के लिए आने वाले थे, लेकिन हुआ ये कि नागा और कुकी ट्राइब ने उनके आने से एक दिन पहले ही उस जिम को आग लगा दी। और इस इंसिडेंट के बाद 5 दिनों के लिए सेक्शन 144 लगा दी गई और लोगों को कहा प्रोटेस्ट ना करें और ग्रुप्स में इकट्ठा ना हो। मणिपुर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया। इस कर्फ्यू के बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 60,000 से ज्यादा लोगों ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया। इस रैली में मणिपुर की चर्च ने भी उनका सपोर्ट किया। सिर्फ मणिपुर की नहीं, बेंगलोर के आर्च बिशप ने भी सपोर्ट लेटर दी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना था, पर बेगानी शादी में पीटर दीवाना पहली बार सुन रहा हूँ। चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में एक अफवाह फैल गई कि मेटी कम्युनिटी के लोगों ने उनके गांव को जला दिया। फिर उसके बाद नागा और कुकी ट्राइब ने गुस्से में आकर उनके आसपास रहने वाले मेटी फैमिलीज के घरों को आग लगाना और जलाना शुरू कर दिया। इसके बाद मेटी और ट्राइबल लोगों में काफी जगहों पर क्लैशेस शुरू हो गए। वहां ट्राइबल लोग हाथों में AK-47 जैसे खतरनाक वेपन्स लेकर घूम रहे थे। ट्राइबल्स ने मणिपुर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वायलेंस शुरू कर दी, दुकानें जलाने लगे, पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस बढ़ने लगे और फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने आर्मी की मदद मांगी। कई एरियाज में इंटरनेट को बंद कर दिया गया क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो अब समझते हैं मणिपुर में मेटी कम्युनिटी कैसे खत्म हो रही है। मेटीज, कुकीज और नागास के बीच जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक है, एथनिक है और रिलीजियस भी है। कुकी और नागा ट्राइब कंप्लेन करते हैं कि जो ये मेटी कम्युनिटी है ये मणिपुर की फर्टाइल जमीन पर रहते हैं, इसलिए वो एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके नागा और कुकी ट्राइब से ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। इसके साथ साथ कुछ रिलीजियस इश्यूज भी हैं। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मणिपुर में आज से 100-200 साल पहले जो 0% क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी वो आज इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। देखिए मणिपुर में 1911 में 0.04% क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी और आज ये पॉपुलेशन 40% से भी ज्यादा हो चुकी है। ये सिर्फ मणिपुर की ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट की कहानी है। अगर आप मेघालय को देखें तो मेघालय की क्रिश्चियन पॉपुलेशन आज 74% से ज्यादा हो चुकी है। मिजोरम की क्रिश्चियन पॉपुलेशन आज 0 से 87% से ज्यादा हो चुकी है। नागालैंड ऑलमोस्ट 100% क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट हो ही चुका है। मेटी लोग कहते हैं कि मणिपुर में कुकी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही है, जो कि नेचुरली होना पॉसिबल ही नहीं है।
ये लोग कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश और म्यांमार से। म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से इलीगली वहां के लोग हमारी स्टेट मणिपुर में घुस रहे हैं। एज अ ह्यूमन हम समझ सकते हैं उन लोगों पर क्या बीत रही होगी, पर हम सबके लिए अपने बॉर्डर्स तो नहीं खोल सकते ना। और साथ ही साथ म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान भी भारत में आते रहते हैं, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स की एक कंप्लेंट जरूर होती है कि पहले ये रेफ्यूजीज भारत में आ जाते हैं, फिर बाद में इनके लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाता। 1971 में बांग्लादेश से कई सारे रेफ्यूजीज आए और असम और त्रिपुरा में सेटल हो गए। उनकी अलग भाषा थी, अलग रिलीजन था, तो धीरे धीरे वहां की डेमोग्राफिक चेंज होते गई, वहां के लोकल लोग ही माइनॉरिटी बनते गए। इसी डर की वजह से मेटी कम्युनिटी के लोग एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की डिमांड कर रहे हैं, ताकि जो लोग इलीगली भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस से उनके देश भेजा जा सके। मेटी लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में हिली एरियाज में इलीगल इमिग्रेशन की वजह से 1000 से भी ज्यादा नए गांव बन चुके हैं, इसलिए मेटी कम्युनिटी के लोग एनआरसी की डिमांड कर रहे हैं। यार देखिए, मैं इस बात के लिए उनका पूरा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मणिपुर की हिंदू मेजोरिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि मणिपुरी कल्चर और मणिपुरी ट्रेडिशन को बचा के रखा जा सके। On the other hand, say that ST status is not for reservation in jobs and education, but it is more about protecting the ancestral lands, culture and the identity of their people. तो अब समझते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को डील करना चाहिए। देखिए, इस मामले को साथ में बैठकर तीनों ट्राइब्स को सॉल्व करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मदद के साथ। सारी ट्राइब्स को इलीगल इमिग्रेशन रोकने को भी सपोर्ट करना चाहिए, एनआरसी को भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मणिपुर को हमेशा जलता हुआ देखना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में हिंसा करना, स्टेट को डिस्टेबलाइज करना, ये भारत के दुश्मनों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कांग्रेस ने और भी बेकार स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए ताकि सिचुएशन और खराब हो सके। कुछ कुकी ग्रुप्स और पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज के लोगों ने मणिपुर के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाना भी स्टार्ट कर दिया है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों मणिपुर में अशांति फैलाई जा रही है। कुछ सालों में मणिपुर काफी अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो रहा है। जब से 2017 से बीजेपी की गवर्नमेंट मणिपुर में आई है, उन्होंने मणिपुर की काया पलट का सिस्टम ही शुरू कर दिया। पूरे के पूरे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करना शुरू किए, स्कूल्स बनाना शुरू किए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया। काफी ज्यादा स्पीड से मणिपुर में हाईवेज, ब्रिजेस और रोड्स बनाए जा रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मणिपुर को बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड के लिए एक गेटवे की तरह डेवलप किया जा रहा है, ताकि मणिपुर एक ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक हब की तरह डेवलप हो। और तो और आर्मी और मिलिट्री को भी खुली छूट दी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द मिलिटेंसी को खत्म किया जा सके। अगर आपको हमारी इस वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये देश हमारा है, इसके प्रॉब्लम्स भी हमारे हैं और इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में, जहां कहानी तो नहीं होगी पर बताने वाला तुम्हारा दोस्त आयुषी होगा।